वेलकम टू लॉ चक्र। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जजेस टेकिंग प्लम पोस्ट रिटायरमेंट। ये काफ़ी न्यूज़ में है। जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर को आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाए जाने के बाद काफ़ी लोग इसके पक्ष में हैं, काफ़ी लोग इसके अगेंस्ट में हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं क्या पॉइंट्स है इसके फेवर में, क्या पॉइंट्स है इसके अगेंस्ट में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में क्या कहता है कि जजेस को पोस्ट रिटायरमेंट गवर्नमेंट जॉब्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बाकी दुनिया के देशों में क्या प्रचलन है, आइए इस वीडियो के थ्रू जानते हैं। काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से इस बारे में डिस्कशन होता आ रहा है, लेकिन हाल फिलहाल ये इसलिए न्यूज़ में आ गया है कि जस्टिस इस अब्दुल नज़ीर को उनके रिटायरमेंट के 40 दिनों के अंदर ही आंध्र प्रदेश को गवर्नर अपॉइंट किया गया है। 12 फरवरी 2023 को उन्हें अपॉइंट किया गया आंध्र प्रदेश का गवर्नर। अब वो अकेले नहीं थे जिन्हें गवर्नर अपॉइंट किया गया, 6 लोग थे। लेकिन ये न्यूज़ में काफ़ी आया क्योंकि एस अब्दुल नज़ीर सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं और ये 40 दिन पहले तक सुप्रीम कोर्ट के जज थे। एस अब्दुल नज़ीर के बैकग्राउंड के बारे में, एस अब्दुल नज़ीर कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। कर्नाटका हाई कोर्ट में इन्होंने काफ़ी लंबा प्रैक्टिस किया है और 2003 में इन्हें कर्नाटका हाई कोर्ट का एडिशनल जज भी बनाया गया। बाद में एडिशनल हाई कोर्ट जज से इन्हें परमानेंट हाई कोर्ट जज बनाया गया। बाद में इन्हें 2017 में सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया और ये इनकी एक उपलब्धि भी है कि एक तीसरे जज है जिन्हें बिना चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनाए सुप्रीम कोर्ट जज बनाया गया। और आखिरी में 4 जनवरी 2023 को ये रिटायर हो गए सुप्रीम कोर्ट जजशिप से। ये काफ़ी सीनियर जज भी रहे सुप्रीम कोर्ट के और ये काफ़ी बड़े बड़े जजमेंट्स में इन्वॉल्व भी रहे सुप्रीम कोर्ट के। तो आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के किन किन बड़े जजमेंट में इन्होंने पार्ट लिया। पहला बड़ा केस जिसमें जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर ने पार्ट लिया वो था केस पुट्टास्वामी केस 2017 में। 9 जजों की एक संवैधानिक पीठ बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसने ये डिसाइड किया कि प्राइवेसी जो होता है एक फंडामेंटल राइट होता है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये काफ़ी बड़ा जजमेंट था और इन्होंने इस पूरे जजमेंट से अग्री किया था, यानी कि ये पूरा जजमेंट इनका फेवर में था। दूसरा सबसे बड़ा जजमेंट था ट्रिपल तलाक के मामले में और ये 3-2 से इस ट्रिपल तलाक मामले को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताकर। लेकिन यहाँ पर एस अब्दुल नज़ीर ने बाकी जो पूरी मेजॉरिटी जजमेंट थी उससे अलग अपना व्यू रखते हुए अपनी राय जाहिर की थी। सबसे बड़ा मुद्दा था बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस, जिसमें इन्होंने पूरे जजों के साथ सहमति जताते हुए अयोध्या राम टेम्पल के पक्ष में ये फैसला दिया। आखिरी जजमेंट जो इनका सबसे बड़ा जजमेंट था और ये इन्होंने अपने रिटायरमेंट के एक दिन पहले ही ये जजमेंट दिया था, जो था बैंक नोट डिमोनेटाइजेशन केस, और इन्होंने इसे कॉन्स्टिट्यूशनली सही करार दिया था। तो ये थी इनके कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो हमने अभी डिस्कस किए। और ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये अयोध्या वर्डिक्ट के जजों की पिक्चर है। यहाँ पे एस अब्दुल नज़ीर है, यहाँ पे डी वाई चंद्रचूड़ है जो हमारे करंट CJI हैं, ये रंजन गोगोई हैं, ये एस ए बोबडे हैं और ये अशोक भूषण है। इनके रिटायरमेंट के आखिरी दिन CJI DY चंद्रचूड़ ने यह कहा था कि जस्टिस नज़ीर was not the one who would be neutral between right and wrong, but he stood for what is right. We shared the Ayodhya verdict and we worked together and delivered our decision together. तो ये एडमिरेशन है जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर का जजों के बीच लीगल फील्ड में, और ये काफ़ी मैच्योर जज माने जाते हैं। इनके अपॉइंटमेंट के बाद एज अ गवर्नर ओनली आफ्टर 40 days फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जज से, इनके अपॉइंटमेंट के बाद ही काफ़ी क्रिटिसिज्म होने लगा और ये मिक्स रिस्पॉन्स आया। जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों ने इनके अगेंस्ट में बोला, कुछ लोगों ने इनके फेवर में बोला, लेकिन कांग्रेस जो थी ये पूरे इस गवर्नमेंट के पूरे डिसीजन को लेते हुए कांग्रेस ने काफ़ी इसका अपोज किया। उन्होंने बोला कि एस अब्दुल नज़ीर को चूँकि उन्होंने अयोध्या राम टेम्पल के फेवर में जजमेंट दिया था इसलिए उन्हें रिवॉर्ड किया जा रहा है। कांग्रेस ने यहाँ तक जाकर कह दिया। जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं जयराम रमेश, उन्होंने अरुण जेटली का पुराना ट्वीट कोट करते हुए कहा, जिसमें अरुण जेटली ने ये कहा था कि प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स, इट इज अ थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। आइए हम अरुण जेटली के इस क्लिप को देखते हैं। Creating post-retirement avenues for judges. There is a proposal you want to increase the age. Please do it, but with a condition. That almost everyone, barring a few notable honorable men who are an exception, wants a job after retirement, and we are lavishly creating it for them.
If we don't create it, they themselves create it. I'm glad the Supreme Court has reviewed its verdict saying every member of the CIC must be a judge, retired. Bungalow in Delhi. You have a situation where what should be the fees of a college is an accounting method, is an accounting concept. The Supreme Court by a judicial order said fees of medical colleges and engineering colleges must be fixed by retired judges. And then said in every state we've created 2 more jobs. I think this whole temptation of continuing to occupy a Lithian's bungalow is a very serious temptation. And therefore, kindly review that unless it's absolutely essential, either some of these tribunals must be subsumed into the judicial setup, pay the judges who have retired and retired judges a pension equal to their last drawn pay. Because the danger is greater. The desire of a post-retirement job influences pre-retirement judgments. It's a threat to the independence of judiciary. नितिन गडकरी ने भी कहा था कि कूलिंग ऑफ पीरियड 2 साल का होना चाहिए जुडिशरी में। ये आप देख सकते हैं कि राजदीप सरदेसाई का यहाँ पे एक ट्वीट आया था उसी दिन 12 फरवरी को, जिसमें उन्होंने कहा था, Sunday musing, a month after Justice S. Abdul Nazir retires, the Supreme Court judge is made Andhra governor. Shouldn't there be a minimum cooling off period of at least a year before a retired judge gets a constitutional sinecure? Note, Justice Nazir was part of unanimous Ayodhya judgment. तो ये इनके अयोध्या जजमेंट को लेकर ही इन पे काफ़ी वार किया जा रहा है कि इन्हें गवर्नर कैसे बना दिया गया। इसके फॉलोअप में किरण रिजिजू ने भी एक ट्वीट किया, जो हमारे केंद्रीय कानून मंत्री हैं। उन्होंने कहा, द होल इकोसिस्टम इज वंस अगेन इन फुल स्विंग the appointment of a governor. They should better understand that they can no more treat India as their personal fiefdom. Now India will be guided by the people of India as per the provisions of the Constitution of India. तो काफ़ी पलटवार चल रहा था गवर्नमेंट, कांग्रेस, ओपोजिशन और कुछ मीडिया के बड़े लोगों के बीच में। ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पे मीडिया ने इसे हेवली कवर भी किया था। इकोसिस्टम इन फुल स्विंग, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एक बहुत बड़ा पॉइंट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को लेके। जैसा कि आप लास्ट में देख सकते हैं कि बीजेपी ने इस पूरे क्रिटिसिज्म को ये कहकर साइड कर दिया कि कांग्रेस की थी आदत है कि सारे इश्यूज को पॉलिटिकल इशू में कन्वर्ट कर। टीएमसी की सांसद महुआ मित्तल, जो काफ़ी तेज तरह पॉलिटिशियन है और सांसद भी हैं, उन्होंने यहाँ तक कर दिया, उन्होंने ट्वीट किया अगले दिन और ये कहा कि येट अनदर सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटेड गवर्नर लेस देन 2 months आफ्टर रिटायरमेंट। मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट डजंट केयर अबाउट परसेप्शन बट हाउ सीमलेस आर यू माय लॉर्ड टू एक्सेप्ट इट। इन्होंने यहाँ तक एक बहुत बड़ा वर्ड यूज़ कर दिया सीमलेस एस अब्दुल नज़ीर के लिए, और ये काफ़ी बड़ा अटैक था एस अब्दुल नज़ीर पर। तो आइए हम देखते हैं कि इससे पहले किन किन सिनारियोज में जजेस को अपॉइंट किया गया डिफरेंट गवर्नमेंट। ये हम देखते हैं जस्टिस कासिम को, जो कि मद्रास हाई कोर्ट में स्टार्ट किया था इन्होंने, और ये सुप्रीम कोर्ट जज बनाए गए थे और ये जज रहे थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे जुलाई 2013 से अप्रैल 2014 के बीच, और सितंबर 2014 को इन्हें नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने केरला का गवर्नर बना दिया था। एग्जाम्पल है जस्टिस फातिमा बीवी, ये 1992 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिटायर करा था और 1997 से 2001 के बीच में इन्हें तमिलनाडु का गवर्नर बनाया गया था। ऐसा नहीं कि ये भी हाल फिलहाल की चीज़ें ही हैं, हमारे आज़ादी के तुरंत बाद ये जजेस को गवर्नमेंट पोस्ट दिया जाता था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सैयद फजल अली जो थे, ये अक्टूबर 15 1951 से मई 30 1952 तक सुप्रीम कोर्ट में जज रहे थे, और इन्हें जून 7 1952 को गवर्नर बना दिया गया था आसाम का 1956 से 1959 के बीच। तो ये काफ़ी हिस्ट्री रही है, हमारे पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है जजेस को गवर्नर या डिफरेंट प्लम पोस्ट ऑफ इन द गवर्नमेंट देने की। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि सारे जजेस काफ़ी गवर्नमेंट पोस्ट में रहे हैं या क्वासी जुडिशियल पोस्ट में उन्हें अपॉइंट किया जाता रहा है, जैसे कि जस्टिस मार्कंडे काटजू, जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन, ए.के. माथुर, एच.एस. बेदी, और इन सबको प्लम पोस्ट दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि क्रिटिसिज्म किस बेसिस पे हो रहा है जजेस को प्लम पोस्ट लेने का।
तो जैसा कि हमने अरुण जेटली के ट्वीट में देखा था कि पोस्ट रिटायरमेंट जॉब हैज़ द पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस द प्री रिटायरमेंट कंडक्ट ऑफ अ जज। ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि आप पोस्ट रिटायरमेंट जॉब के लिए अपने जो अभी करंट के ऑर्डर है उनको इन्फ्लुएंस होने देंगे। दूसरा कि इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के हेड बनाए जाने और गवर्नर बनाए जाने में काफ़ी डिफरेंस। गवर्नर इज डायरेक्टली एन एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड it can't be compared with being the head of the constitutional institutions. तो इसकी एक ज़रूरत है कि कुछ नॉर्म्स या इंस्टीट्यूशंस या लेजिस्लेशन बनाया जाए जिससे कि इंसुलेट किया जा सके ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी को फ्रॉम द टेम्पटेशन ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो मोस्ट क्वेश्चन उठकर आता है कि शुड जजेस बी बार्ड फ्रॉम पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स। तो इसके फेवर में एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे माना है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड संविधान भी इसे कई नियमों के थ्रू इसे स्ट्रेंथन करती है। इन चीज़ों को लेकर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मेंटेन करने के लिए ये पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स में खतरे में डालता है इस चीज़ को। और इसलिए भी जरूरी है कि जुडिशरी इज द होल्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द चेक्स अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव। तो अगर जजेस ही एग्जीक्यूटिव से अलाइन होने लगे अपने ऑर्डर को देने के लिए या फिर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स को लेके, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पूरी तरह खतरे में पड़ जाएगा। And also, the judges are the guardian of the constitution, especially the judges of the Supreme Court. They are the guardian of the constitution. They should be free from any allurements from the government. दूसरा जो पॉइंट उठकर आता है कि one thing, being independent is one thing. The other thing is to be seen also independent. The public perception about judiciary should also be that they are independent in nature, right? So that is very important. सारे ऑर्डर काफ़ी अच्छे दिए हैं जब आप जज थे और सडनली आपने रिटायरमेंट के बाद एक गवर्नमेंट पोस्ट ले लिया, चूँकि आपने अपना ऑर्डर देते हुए काफ़ी फ्री होकर दिया होगा, लेकिन पब्लिक को क्या लगेगा कि आपने जो उस समय ऑर्डर दिया था वो गवर्नमेंट के फेवर में था और उसके दबाव में थे, क्योंकि आपको ये पोस्ट चाहिए था। सो दैट कुड बी वन रीजन एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट पब्लिक परसेप्शन शुड बी दैट जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, राइट? सो दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट लॉ कमीशन हमारे कंट्री में बनती हैं, और जो हमारा 1958 का लॉ कमीशन था उसने रिकमेंड भी किया था कि स्ट्रांगली रिकमेंडेड बैनिंग पोस्ट रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस, बिकॉज इसका एक सबसे बड़ा कारण ये था कि जो गवर्नमेंट है सबसे बड़ी लिटिगेंट में आती है। जो भी आप मैक्सिमम केसेस देखें हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो गवर्नमेंट इन टर्म्स लाइक द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट आर द बिगेस्ट लिटिगेंट्स इन द कंट्री, राइट? तो अगर एक लिटिगेंट का ही आप एम्प्लॉय बाद में बनते हो जिसके अगेंस्ट आपको ऑर्डर देना है, तो serves as a conflict of interest, right? So that's why the Law Commission recommended complete ban on the post-retirement jobs of the Supreme Court judges. आइए थोड़ा जानते हैं कि इसके बारे में हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ने उन्होंने क्या बोला। तो हमारे जो काफी पुराने चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़, जो अभी डी.वाई. चंद्रचूड़ के फादर भी रहे हैं, उन्होंने ये जाहिर किया कि कुछ जजेस जो होते हैं पोस्ट रिटायरमेंट पोजीशंस के लिए जजमेंट लिखते नहीं हैं। उन्होंने ये ओपनली बोल दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जो जजेस कम समय के लिए सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं या हाई कोर्ट में जज बनते हैं, उनका जो मैक्सिमम ऑर्डर होता है वो प्रो गवर्नमेंट होता है, क्योंकि वो काफ़ी कम दिनों के लिए जज बनते हैं। तो उन्हें लगता है कि चूंकि वो कम दिनों के लिए जज बन रहे हैं, तो वो अगर गवर्नमेंट के फेवर में ऑर्डर देते हैं तो बाद में जब वो रिटायर करेंगे तो उन्हें कोई और पोस्ट गवर्नमेंट से मिल जाएगा। जस्टिस आर.एम. लोधा जो थे फॉर्मर सीजेआई, उन्होंने कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ 2 years रिकमेंड किया था। आइए अब जानते हैं कि हमारा संविधान इस बारे में क्या कहता है, कि संविधान में ऐसा कुछ है कि जो जजेस को पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स लेने से रोक। संविधान में ऐसा कुछ नहीं है जो एक जज को उनके रिटायरमेंट के बाद कोई भी पोस्ट लेने से रोकता है। लेकिन हमारा संविधान आर्टिकल 24 के थ्रू बस 2 चीजें कहती है। पहला, कि कोई भी जज जो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है वो भारत के किसी भी कोर्ट में प्लीड नहीं कर सकता। आर्टिकल 220 हाई कोर्ट के जजेस के लिए है कि कोई भी हाई कोर्ट का जज हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, वो केवल सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है वो डजंट से स्पेसिफिकली और जजमेंट टेकिंग गवर्नमेंट पोस्ट रिटायरमेंट,
तो इस यही एक कारण है कि चूंकि संविधान में कुछ मेंशन नहीं है, तो गवर्नमेंट जो भी है अपॉइंट कर देती है, और जो जजेस भी हैं वो भी इस पोस्ट को ले लेते हैं, क्योंकि संवैधानिक रूप से अगर देखें हम, तो उन पर कोई रोक नहीं है। तो हम जानते हैं कि हमने देखा कि क्या क्रिटिसिज्म थे, तो क्या जजेस के पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स लेने के फेवर में भी कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट ऑब्वियसली ये आता है कि उनका जो एक्सपीरियंस है, जो मैच्योरिटी लेवल है, और जो उनका जो अंडरस्टैंडिंग और इंसाइट है एज अ ऑनेस्ट एंड कम्पिटेंट जज, वो काफ़ी वैल्यूएबल है। राइट, दे आर वेरी वैल्यूएबल बिकॉज दे हैव बीन वर्किंग इन द लीगल फील्ड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, एंड जस्ट टू लेट इट गो वेस्ट इज बैड एक्चुअली। तो उन्हें यूज करने के लिए अगर उन्हें कोई गवर्नमेंट पोस्ट मिलता है तो ये अच्छी है, समाज के लिए और देश के लिए काफ़ी अच्छा है। और दूसरा पॉइंट ये उठ कर आता है कि जो बाकी देशों में होता है ये है कि अधिकतर बाकी देशों में ये होता है कि जो जजेस होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर जुडिशरी या लोअर जुडिशरी की, वो एक बार जज बन जाते हैं तो हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग जज ही रहते हैं। ये ऐसा इसलिए भी किया जाता है ताकि कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, जैसा कि इंडिया में हो रहा है कि रिटायरमेंट के बाद वो गवर्नमेंट पोस्ट ले ले रहे हैं, और रिटायरमेंट के कुछ दिनों पहले तक वो गवर्नमेंट के फेवर में ऑर्डर देते हैं। तो यहाँ पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। इस कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकने के लिए लाइफ लॉन्ग वहाँ पर जैसे यूएस हो गया, तो वहाँ पर लाइफ लॉन्ग जजेस रहते हैं, वो कभी रिटायर नहीं होते, उनका डेथ के साथ ही वो उनका खत्म होता है जज से। तो लेकिन इंडिया में ये आर्ग्यू किया जाता है कि यहाँ पर हमारे जजेस जो है काफ़ी यंग एज में रिटायर कर जाते हैं, और चूंकि इनका एक्सपर्टीज यूज होना चाहिए, चूंकि वो काफ़ी यंग है, इसलिए वो जॉब ले सकते हैं। ये फेवर में बातें आती हैं। वर्ल्ड वाइड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूएसए में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जज जो होता है या फिर हाई कोर्ट जज या लोअर जुडिशरी जज जो होते हैं वो लाइफ लॉन्ग जज रहते हैं, और ये डन टू प्रिवेंट कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आपने फ्रैंक कैप्री, ये जज है पिक्चर में, और ये 80 साल की है, और इस एज में भी काफ़ी अच्छा जजमेंट देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। काफ़ी यूट्यूब क्लिप्स आपने इनके देखे होंगे, काफ़ी फेमस जज हैं यूट्यूब पर। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर्स एट 70। This cancels the point why Indian judges should retire at 65 only, right? So there, और ये आई थिंक काफ़ी लोगों का रिकमेंडेशन भी है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस के रिटायरमेंट एज को बढ़ाकर 70 कर देना चाहिए। इंडिया में भी एक रिकमेंडेशन है। सो यूके में भी कोई लॉ नहीं है जो कि जजेस को रोकता हो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स लेने का, लेकिन यूके में ऐसा कोई केस आया नहीं कि किसी जज ने पोस्ट रिटायरमेंट जॉब लिया हो। इसके जब इस पे एक बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन जस्टिस रंजन गोगोई ने दिया था जब उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया गया था मोदी गवर्नमेंट द्वारा 2014 में। इन्होंने ये कहा था कि हु विल डिसाइड द स्टैंडर्ड, राइट, द कटोरी फिक्सेस, कटोरी एज इन दे विल डिसाइड, जो इसके अगेंस्ट में है वो डिसाइड करते हैं कि क्या नॉर्म होना चाहिए, क्या नॉर्म नहीं होना चाहिए, तो क्या ये ठीक है, और ये पर्सनल अटैक भी करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि महुआ मित्रा ने जस्टिस एस अब्दुल नजीर को सेमलेस तक बोल दिया था, जो कि काफ़ी बहुत बड़ी बात है। तो क्या ये ठीक है, और क्या पर्सनल अटैक लॉन्च करना ठीक है? तो उन्होंने ये कहा था कि इट्स एन इंडिविजुअल परसेप्शन, सो लॉन्ग एज यूर क्लियर इन योर माइंड देयर इज नो प्रॉब्लम। इफ अ जज इज ट्रू टू हिज फंक्शंस पोस्ट रिटायरमेंट, एंगेजमेंट्स आर ओके, डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, जस्टिस गोगोई सेड। और ये बात भी ठीक है कि आप जो भी एज ए जज जब आप बनते हो तो काफ़ी चीज़ें असाइड कर देते हो। आपका प्रेजुडाइज जो होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है, आपकी जो पॉलिटिकल लीनिंग होती है, आप उन सब चीज़ों को साइड में रख देते हो और फिर जज बनते हो। तो ये मैच्योरिटी और इनसाइट और ये अंडरस्टैंडिंग जजों को नॉर्मली माना जाता है कि होता है, और जो वो ऑर्डर देते हैं वो इन सब चीज़ों को साइड में रख कर देते हैं। और चूंकि वो काफ़ी यंग एज में रिटायर भी कर दें कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, सो बट ऑब्वियस दैट दे कैन टेक पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स,